सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। तमाम सियासी जमातें इस वक्त भरपूर तरीके से मुतारिक हो चुकी हैं। इलेक्शन की तैयारी की जा रही है, इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं। कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और MQM की बड़ी अहम बैठक लगनी है और ये इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि सीट एडजस्टमेंट के जो भी मामलात हैं वो शायद कल ही फाइनलाइज हो जाएं या उस पर फिर फर्दर एक दो मीटिंग्स और की जाएं। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत कल बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में कोयटा पहुंचेगी। जो दीगर अहम रहनुमा हैं वो पहले ही कोयटा में मौजूद हैं और अब उनकी कोशिश है कि बलूचिस्तान के जो इस वक्त सीनियर सियासतदान हैं उनको किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ मुतवज्जे किया जाए ताकि नून लीग जो कि पहले ही वहाँ पर मैदान साफ कर चुकी है, अब वहाँ पर इस वक्त जो भी स्पेस है उसको कम से कम अपनी तरफ किया जाए और उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो अब देखना है कि किस तरह से ये आगे स्ट्रैटेजी चलती है। अब साथ साथ कौमी हुकूमत की भी एक तजवीज़ बिल्कुल इसके पैरेलल सामने आ चुकी है और गुज़िश्ता रोज़ हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद अली दुरानी साहब, जो कि ये तजवीज़ इस वक्त तमाम सियासतदानों को देना चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातें एक साथ मिल बैठें और जो सियासी जमातों के अलावा भी स्टेक होल्डर्स हैं वो भी साथ मिलकर बैठें ताकि पाकिस्तान के बुनियादी मसले को एक ही बार लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के जरिए हल कर लिया जाए। तो सियासी जमातों के नज़दीक उनकी ये तजवीज़ कितनी काबिले इस वक्त इस्तेमाल है और ऐसी इस तजवीज़ में क्या वो बुनियादी बातें मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के मसाइल को हल करने में मदद दे सकती हैं और क्या इस वक्त इस पर अमल हो सकता है या नहीं। तमाम सियासी जमातों का मौक़िफ़ इस पर जानेंगे। कामरान JUI के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। राना एहसान अफजल साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, जबकि कुछ ही देर में शौकत पराचा साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, हमें ज्वाइन करेंगे। राना एहसान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। ये कल तो आप लोग की एक बड़ी अहम बैठक होने जा रही है, किस हद तक मामला तय होने का इम्कान है कल, ज़रा इस पर भी कमेंट कीजिएगा। और फिर जो दुरानी साहब, मोहम्मद अली दुरानी साहब बड़े सीनियर सियासतदान हैं और इस वक्त वो मुख्तलिफ TV चैनल्स पर एक तजवीज़ पेश कर रहे हैं कौमी हुकूमत की, तो इस वक्त जो सियासी माहौल है इसको देखते हुए क्या काबिल अमल तजवीज़ है वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक कौमी हुकूमत टाइप का सेटअप पहले भी था मौजूद और उसके अंदर ये बड़ी बात है कि जमहूरी पार्टीज़ जिनका आपस में आइडियोलॉजिकल इख्तलाफ भी रहा और पॉलिसी का भी इख्तलाफ था, वो एक पेज पे आए और उन्होंने देखा कि पाकिस्तान किस मुश्किल माशी सूरत हाल से गुजर रहा है। तो आगे के लिए देखें, PMLN तो ऑलरेडी इस स्ट्रैटेजी पे काम कर रही है और वो समझती है कि कंसेंसस के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और आपने देखा यही वजह है कि हम लोग सिंध में गए, बलूचिस्तान में गए, KPK में गए और जो लोग एटलीस्ट हमारे साथ डायरेक्ट वजारत उज़्मा के मुकाबले में नहीं हैं उनके साथ हम समझते हैं कि कंसेंसस होना चाहिए, मिलके चलना चाहिए और तभी हम प्री इलेक्शन ये इलेक्टोरल अलायंसेस करने जा रहे हैं, जिसका मिसाल के तौर पे कल की जो मीटिंग है उसके ऊपर जो नेशनल एजेंडा है, जो नेशनल मसाइल हैं बड़े बड़े, उसमें जिस तरह एक मसला लोकल बॉडीज का है, MQM की डिमांड है कि उसको आईनी कवर मिले फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिहाज से और कंटिन्यूटी के लिहाज से। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम इल्हाक कर रहे हैं या मिलके आगे चल सकते हैं। इसी तरह जो है BAP पार्टी के साथ या JUIF के साथ KPK के अंदर तो कंसेंसस के साथ ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं समझता हूँ जमहूरियत की स्ट्रेंथ गवर्नमेंट और ऑपोजिशन से आती है। अच्छा। तो जब हम कौमी हुकूमत की बात करते हैं तो वहाँ ऑपोजिशन का रोल किधर जाएगा, वो एक मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी एक हिस्सा है जमहूरियत का और चेक एंड बैलेंस का। तो वो भी लाजिम है। ये लाजिम नहीं है कि आप नेशनल हुकूमत के मेथडोलॉजी के ऊपर आगे बढ़ें। जो जमहूरियत का ये ज़रूर होना चाहिए है, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले 2008 से 18 में भी थी, बदकिस्मती से उसमें ब्रेक आ गई, लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि हुकूमत और ऑपोजिशन मुल्की एजेंडे के ऊपर आपस में बैठ के डिबेट कर सकें। ठीक है, और कोई हल तलाश इसीलिए शायद अभी तक नून लीग ने पीपल्स पार्टी से उस तरह से बात नहीं की जिस तरह आप MQM से या JUI को आप जिस तरह एंगेज कर रहे हैं या बाकी छोटी जमातों की तरफ जिस तरह आपकी तवज्जो है या जिस तरह बलूचिस्तान में आपने काम किया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI को एंगेज ना करने की फिर यही वजह है कि आप इनका रोल आगे आने वाले दिनों में अपोजिशन के तौर पर देख रहे हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल एक अच्छी हेल्दी ऑपोजिशन जमहूरियत के लिए बड़ी करामत होती है, उसका फ़ायदा होता है, मुफीद होती है। तो और देखिए, हम लोग कंपटीशन में हैं वजारत उज़्मा की कुर्सी के लिए। पीपल्स पार्टी का क्लेम है कि वो उनका वज़ीर आज़म आएगा,
हमारा क्लेम है हमारा आएगा, तो बिल्कुल हम मद्दे मुकाबिल हैं। और मैं समझता हूं कि जो लोग मद्दे मुकाबिल हों फिर उनको अपने अपने एजेंडों पे इलेक्शन लड़ना पड़ता है। और जब आप किसी के साथ अलायंस करते हैं या बैठते हैं या कंसेंसस बिल्डिंग करते हैं, जिसका आप कल एक वर्जन देखेंगे एमक्यूएम के साथ, तो वहां आप फिर एक नारे के ऊपर या एक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर या कुछ नुकात के ऊपर मिलके आगे बढ़ने की कमिटमेंट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो दोनों में फर्क है। और ये जमहूरियत का हुस्न है कि आप अपने अपने एजेंडे, अपने अपने मंशूर के ऊपर इलेक्शन लड़ें, और जहां आपका किसी जमात के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कुछ नुकात के ऊपर मिलके चलने के लिए, तो ये नेचुरल चीज़ें हैं। ठीक है, आप राना साहब ये क्या नुकात होंगे और एमक्यूएम आपसे क्या ले रही है, आप उसको क्या दे रहे हैं और फिर बदले में आपको क्या मिलेगा, इस तरफ मैं वापस भी आता हूँ। कामरान मुर्तज़ा साहब भी मौजूद हैं। कामरान साहब, ये अभी राना एहसान साहब ने जिस तरह एक कमेंट किया कि अपोजिशन को भी बहरहाल मौजूद होना चाहिए ताकि जो हुकूमत पर तनकीद बराए इस्लाह होती रहे, एक चेक एंड बैलेंस का निज़ाम चले, तो ये कौमी हुकूमत की इस वक्त बात हो रही है, इस तजवीज़ से मुतालिक आपकी और आपकी जमात की क्या राय है? देखिए, जमात का वर्जन तो स्पोक्स पर्सन दे सकेंगे। मुझे नहीं पता कि अब तक इस पे कोई राय बनी है या नहीं बनी, क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पे ये तजवीज़ आई नहीं है। मैं अपनी ज़ाती राय दे सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि जमात इसके ऊपर क्या राय बनाएगी, या फिर उसके बाद जो है कलेक्टिव विजडम जो है वो जब परवेल करे तो मेरी राय क्या रहेगी। इस वक्त जो मेरी ज़ाती राय है कि कौमी हुकूमत जो है ना वो उसके फ़ायदे भी हैं यकीनन और उसके नुकसानात भी हैं। मगर ये जो कौमी हुकूमत की बात है उसमें अगर कोई एक या दो या तीन पार्टियां अगर उसको वो ना हो तो फिर किस तरह से होगी, शेयर डिटरमिन कैसे होंगे, शेयर डिटरमिन अगर हो भी जाए तो क्या वो जो अवाम की राय है उसके बाद इलेक्शन में जो अवाम की राय है तो क्या वो उसके मुताबिक आएगा। तो ये अभी तक तो बड़ी जो ना मेरा ख्याल है कि वो ऐसी तजवीज़ है जो आप उसको कह सकते हैं कि मशहूर है और बड़ी ढीली ढाली सी और शायद प्रैक्टिकेबल नहीं होगी। ये हो सकता है कि एक तरह के लोग एक तरह के नजरियात के लोग मिलके इकट्ठा इलेक्शन लड़ें, वो ये सोचें कि अगर हम मेजॉरिटी में आ गए तो फिर हम इकट्ठी हुकूमत बना लेंगे। मगर तमाम पार्टीज की हुकूमत जो है वो शायद मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि वो उसमें बहुत सी ऐसी पार्टीज हैं। चले पीपल्स पार्टी का तो कह लें कि वो शायद साथ चलने के लिए तैयार हो जाए बाद में, मगर एटलीस्ट जो है ना वो पीटीआई और मैं अपनी जमात का कह देता हूँ जेयूआई जो है वो साथ मिलके इकट्ठे नहीं चल सकते। अच्छा, हम इस एक्सटेंट तक क्या वजह होगी कामरान साहब? क्या अभी जो पीडीएम का ये 16 माह का दौरे हुकूमत रहा, क्या इसमें आप मुतमईन नहीं थे? जो बड़े स्टेक होल्डर्स थे, मौलाना साहब तो पीडीएम के सरबराह थे, सदर थे, तो फिर क्या वो गैर इत्मीनान बख्श हुकूमत रही या उसमें आपको जो ड्यू शेयर था वो नहीं मिला? क्यों कौमी हुकूमत का पार्ट नहीं बनना चाहिए? देखिए, वो उस हुकूमत को आप बहुत सारी पार्टियों की हुकूमत तो कह सकते हैं, मगर स्टिल जो है ना उसको कौमी हुकूमत नहीं कह सकते। कौमी हुकूमत इसलिए नहीं कह सकते कि उसमें पीटीआई नहीं थी। ये हकीकत है कि वो पीटीआई नहीं थी, और पीटीआई नहीं थी तो इसका मतलब ये है कि वो कौमी हुकूमत नहीं थी। इसमें इसके अलावा भी शायद कुछ पार्टियां नहीं होंगी। तो इस तरह से अगर कौमी हुकूमत का कॉन्सेप्ट है कोई, तो फिर उस पर सबको शेयर देना होगा, इंक्लूडिंग पीटीआई, इंक्लूडिंग जो है मुस्लिम लीग नून, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, इंक्लूडिंग जेयूआई। और अगर इसके अलावा जो है ना कोई इस तरह से कोई ये है कि कुछ लोग जो है ना हुकूमत में होंगे और कुछ हुकूमत में नहीं होंगे, तो उसको कौमी हुकूमत नहीं कहा जा सकता। उसको कई पार्टियों की हुकूमत तो कहा जा सकता है, मगर शायद इस तरह से वो। और कामरान साहब, अगर कोई ये मखलूत हुकूमत जो होती है, जिस तरह पीडीएम की हुकूमत थी जिसमें कोई 11-12 जमातें थी, इस तरह की अगर हुकूमत होती है तो आप कह रहे हैं कि मौलाना साहब और जेयूआई एज पार्टी तो उसका पार्ट नहीं होंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने एक तो बात आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दी है कि मैं इस वक्त एज ए स्पोक्स पर्सन बात नहीं कर रहा, मैं अपनी जाती राय दे रहा हूँ। बिल्कुल, मैं उसको इस तरह से ना लीजिए, मेरी जाती राय लीजिए इसको। मगर अगर इस तरह की हुकूमत होगी तो उसमें हम हिस्सेदार हो सकते हैं। मगर अगर वो कौमी हुकूमत हो जिसमें आप कहें कि पीटीआई भी शामिल हो जाए, जिसमें और भी ऐसी गवर्नमेंट जिनके साथ हमारे नजरियात नहीं मिलते, तो फिर हम जो है ना बाहर रहना ज्यादा पसंद करेंगे। वो जो कह रहे हैं दोस्त कह रहे हैं कि अपोजिशन भी होनी चाहिए, तो फिर हम अपोजिशन का किरदार अदा करना ज्यादा मुनासिब समझे। अच्छा, सही। तो राना एहसान साहब, ये नून लीग की तो कहीं कोई ऐसी ग्रीवेंस या कोई ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है कि अगर कौमी हुकूमत का एक सेटअप बन रहा है और तमाम सियासी जमातें उसमें एग्री हैं पार्ट बनने के लिए, तो आप ये कहें कि हमें पीटीआई के साथ नहीं बैठना या फ़लाँ जमात के साथ हमें नहीं बैठना, या नून लीग एग्री है सबके साथ बैठने के लिए?
देखिए, पीटीआई से तो सबको इख्तलाफात रहे हैं, ख़ास तौर पे 9 मई के हवाले से, और जो नफ़रत की बीज उन्होंने बोए और जिस तरह की सियासत उन्होंने की, आज भी उनका मौक़िफ़ जो है वो हिला नहीं है। आज भी वो झूठ और प्रोपेगेंडे के ऊपर सियासत करते हैं। मसलन अभी तक उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, जो मुख्तलिफ लोग टॉक शोज़ पे आते हैं, वो कहते हैं 25 लोगों की हलाकत हो गई 9 मई पे, जो कि झूठ है और प्रोपेगेंडा है। और वो कहते हैं कि 9 मई का वाक़या उन्होंने नहीं किया, जबकि उनके पार्टी के मेंबर के लोग गाड़ियों पे चढ़ के फौजी पतलूनों को लहरा रहे थे, और वो कहते हैं कि ये वाक़या हमारे खिलाफ साजिश हुई है। तो वो इसी तरह साइफर का अगर केस है, उन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत के जो इल्ज़ामात लगाए, तो मैं समझता हूँ जब वो एज अ जमात ये जो जिस तरह की उन्होंने सियासत की, उसको वहाँ कम अज़ कम मिनिमम मैं समझता हूँ माजरत करें, लोगों को हकायक बताएं, इस चीज़ पे भी हकायक बताएं कि खान साहब को जो है वो गोलियां नहीं लगी, वो उनके जो जख्म थे वो किसी और नौयत के थे, और उस पर भी उन्होंने प्रोपेगेंडा किया और नफरत के बीज बोए। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई के साथ जब तक इन जो अवाम को उन्होंने गुमराह किया, उन चीज़ों को जब तक वो करेक्ट नहीं करते, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, मैं नहीं समझता ये कि पीएमएलएन उनके साथ चल पाएगी, क्योंकि ये इसने डैमेज किया, पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर को डैमेज किया। और आज भी जो मेरे ख्याल से, अगर ये मैं अल्लाह करे गलत हूं, लेकिन मेरा ये ख्याल है और मैं समझता हूं कि ये काफ़ी हकायक पे मबनी है कि खान साहब इनकेपेबल हैं कि वो अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठें, उनको रिस्पेक्ट दें और मुल्क के मसाइल के ऊपर इकट्ठे चलें। उनकी सियासत की बुनियाद इस बेसिस पे है कि वो दूसरों पे कीचड़ उछालते हैं और अपने आप को यूनिक साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि हकायक इससे बिल्कुल बालातर हैं और वो उनके ऊपर खुद बड़े संगीन इल्जाम। राना साहब, जो अभी इस वक्त उनसे मुंसलिक जो खबर आ रही है, अब ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन इनके होने जा रहे हैं जुमे को, और जराए जो खबर कोट कर रहे हैं, इसमें मैं मुबैना भी लगा देता हूँ कि ये मुबैना तौर पर ये बात सामने आ रही है कि उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में इमरान खान चेयरमैनशिप के कैंडिडेट ही नहीं होंगे, चूंकि तोशाखाना केस का जो वर्डिक्ट सामने आया था, उसके बाद फिर अब वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में एज चेयरमैन हिस्सा लेंगे ही नहीं। तो अब अगर कोई दूसरा मेंबर उसका चेयरमैन बन जाता है तो फिर तो कोई एतराज़ नहीं होगा तमाम सियासी जमातों को कि उनको भी फिर इस कौमी धारे में शामिल किया जाए। देखें, ये तो डिपेंड करता है कि अगर वो अपनी माजी की गलतियों का एतराफ़ करते हैं और उसके ऊपर नदामत शो करते हैं, तो फिर बिल्कुल इन चीज़ों के ऊपर सोचा जा सकता है। लेकिन अभी तो ऐसी कोई इस चीज़ का कोई तासर नहीं है कि उनका जो स्टांस है, उनका जो लबो लहजा है, उनकी जो आज की भी सियासत है, वो झूठ और प्रोपेगेंडे के ऊपर मबनी है। तो मैं समझता हूं कि जब तक जो डैमेज उन्होंने, बिल्कुल अगर वो चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और हकायक अवाम के सामने लेके आते हैं, तो उसके बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन जब वो वक्त आएगा तो देखा जाएगा। ठीक है, चलें, शौकत पराचा साहब ने भी मैं ज्वाइन किया। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए। आपने ये भी गुफ्तगू कर रहे थे कौमी हुकूमत की तजवीज़ पर, जो कि मोहम्मद अली दुरानी साहब की जानिब से ये पेश की गई और उस पर मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी अपनी राय का इज़हार करें। पराचा साहब, आप क्या समझते हैं जो इस वक्त एक सियासी तलखी है, जो इस वक्त एक सियासी माहौल बना हुआ है, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की बात हो रही है, इस पूरे माहौल में और पाकिस्तान का जो बुनियादी मसला है, क्या वो इस एक कौमी हुकूमत के ज़रिए हल किया जा सकता है? थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो यह है कि कौमी हुकूमत का मतलब क्या है। अगर तो जमहूरियत में पार्लिमान में अपोजिशन नहीं है और सारी जमातें ही एक हुकूमत में हैं, तो फिर इलेक्शन करवाने का, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का फिर मकसद क्या है? फिर गवर्नमेंट पर जो जमहूरियत में पार्लिमान में एक तनकीद करना भी फ़र्ज़ होता है, हुकूमत की गलत पॉलिसियों की निशानदेही करना फिर तो कोई नहीं करेगा बैठकर। तो ये कौमी हुकूमत का पहले तो ये मतलब समझाएं कि कौमी हुकूमत फिर हर सियासी जमात से नुमाइंदे ऐसे ही चुन लिए जाएं और उन्हें कह दिया जाए कि आए आप ये वजारतें ले लें, एक वज़ीर आज़म हो जाए और फिर कौमी हुकूमत। ये डेमोक्रेसी में नहीं होता। इत्तेहादी हुकूमत अगर बनानी है तो वो तो लोगों के जब वोट होते हैं, अगर नंबर पूरे नहीं है, मसलन 266 में अगर आधे नंबर किसी के पास पूरे नहीं है, और मोस्टली अभी पाकिस्तान में ये इत्तेहादी हुकूमतें 2-3 बनी हैं। मसलन पीपल्स पार्टी की 2008 से 2013 की इत्तेहादी हुकूमत थी, फिर नून लीग के पास तो खैर मैंडेट आ गया था, लेकिन जब ये पीटीआई की हुकूमत 2018 से
22 तक बनी, वो भी इत्तेहादी हुकूमत थी, उसमें MKM भी थी, उसमें अख्तर जान मैंगल साहब भी थे, उसमें दीगर जमातें भी थें। फिर 16 महीने की ये मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रही, ये भी इत्तेहादी हुकूमत थी। तो कौमी हुकूमत और इत्तेहादी हुकूमत में बड़ा फ़र्क होता है। अब पता नहीं मोहम्मद अली दुरानी साहब कौन सा फार्मूला लेके चल रहे हैं, वो इलेक्शन तो जीत नहीं सकते, लिहाजा उनका अपना तो चांस है नहीं। कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हो। कल प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा भी कि आप खुद इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, इस निज़ाम का पार्ट होंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ गुडविल में लोगों की भलाई के लिए बात कर रहा हूँ और सिर्फ लोगों का मैंडेट है मेरे पास, उनकी तर्जुमानी कर रहा हूँ। नहीं, लोगों का कौन से लोगों का मैंडेट? वो इलेक्शन लड़ सकते हैं क्या? काउंसलर जीत सकते हैं? ऐसे ही एक आदमी उठ के शोशा छोड़ दे और उस शोशे के पीछे हम भी चल पड़ते हैं। बात यह है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और जब मैं ये कहूँ कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, तो मैं नेसेसरली PTI को भी गिनता हूँ। उसमें ANP है, उसमें बलूचिस्तान की पार्टी है, बाप है, उसमें नेशनल पार्टी है, उसमें सिंध वाली जो GDA की इत्तेहादी जमातें, ये सारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं। मैंडेट कितना है ये अलग बात है। किसी में अब नून लीग 12 2/3 मेजॉरिटी से हुकूमत बना चुकी, लेकिन 2002 के इलेक्शन में इनके पास 14 या 16 सीटें थी। सिमिलरली पीपल्स पार्टी के पास भी माजी में कम सीटें भी नहीं, लेकिन हुकूमतें भी बनाती नहीं। वो पार्टी जो यही पार्टी लोगों की विल को पार्टीज रिफ्लेक्ट करती हैं, ना कि कोई इंडिविजुअल, और वो भी जो किसी पार्टी में ना हो और जिसकी अपनी कोई पार्टी ना हो। अब दूसरी बात यह है कि इलेक्शन होंगे, उसके बाद बेशक सारी जमातें मिलके हुकूमत में बैठ जाएं, ना रहे कोई पीछे, अगर ऐसा ही सिस्टम वो लाना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे सिस्टम की बुनियाद तो इलेक्शन है। अगर जमहूरियत को आगे बढ़ाना है तो इलेक्शन के बाद सियासी जमातों की अपनी मर्जी है, वो जिसके साथ बैठे, जिस जमात का दिल चाहे वो हुकूमत में बैठे। आखिर राजा रियाज भी तो अपोजिशन में बैठे रहे, वो अपोजिशन लीडर है, और बकौल उनके वजीर आजम अभी जो केयर टेकर हैं वो राजा रियाज के नामजद करदा वजीर आजम है। तो जो एक जिस सिस्टम को हम जमहूरियत कहते हैं, उस सिस्टम के कुछ तकाजे हैं, और दुनिया भर में इस वक्त सवाए म्यांमार के मुझे तो कोई ऐसा मुल्क नजर नहीं आता कि जहां पर या मोनार्कीज हैं, जो एस्टेब्लिश्ड मोनार्कीज हैं वो हैं। बाकी जहां जहां इलेक्शन की, सियासी जमातों की, वोट की बात की जाती है, उनका तो सिस्टम ही और है। ठीक है, अब ये पराजा साहब ज़ाहिर है ये इलेक्शन की अहमियत पर जो आपने बात की, इलेक्शन तो अपने अनाउंस डे पर होने हैं, लेकिन उस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस वक्त सियासी जमातों के, कामरान मुर्तज़ा साहब आपकी जमात को भी लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कह रही है। आप देखें कि रातों रात किस तरह से वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा रहे हैं ताकि इलेक्शन में उनकी पार्टिसिपेशन हो सके। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए बगैर अगर इलेक्शन करीब आ जाते हैं तो फिर क्या माहौल बनेगा? ये जो इस वक्त माहौल की एक तलखी जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, बयानात एक दूसरे के खिलाफ आ रहे हैं, ये अपनी शिद्दत पकड़ लेंगे, ये अपनी पीक पर पहुंच जाएंगे, या ये आने वाले 2-3 हफ्तों में थोड़ा सा एक बैलेंस आएगा ज़रा इस ओवरऑल सूरत हाल में? जी कामरान साहब। देखिए, इसमें जो इलेक्शन नज़दीक आता जाएगा तो ये तेज़ होते जाएंगे, इसमें तलखी थोड़ी सी आपको नज़र आएगी। मगर द मोमेंट इलेक्शन हो जाएंगे और उसके बाद हुकूमत साजी की तरफ मामला चलेंगे, फिर पार्टियां वापस नज़दीक आना शुरू कर देंगी। इस वक्त उनको वोट लेने हैं और अपने अपने नज़रियात के मुताबिक लेने हैं। अगर वो अपने नज़रियात की प्रीच नहीं करेंगी नज़रियात को, तो उस वक्त उनको वोट उनके नहीं मिलेंगे, या वो अगर किसी और पार्टी की लाइन पे चलेंगे तो भी जो है ना उनको उस तरह से उनके अपना जो वोट बैंक है वो उसको कैश नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये इलेक्शन हो जाएं, उसके बाद पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी कि किस पार्टी ने कितनी सीटें ली हैं, और उन सीटों की बुनियाद पे फिर पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाने के ऊपर गौर करेंगी। कौन सी पार्टी हुकूमत बनाती है, कौन सी अपोजिशन में बैठना पसंद करती है, ये फिर उसके बाद का मसला होगा। मगर तलखियाँ उस वक्त जो है ना वो आप देखेंगे कि वो अचानक जो है ना वो सारे फिर शीरो शक्कर हो जाएंगे और फिर कोई ऐसे इश्यूज नहीं रह जाएंगे, फिर मामला हुकूमत साजी की तरफ चल पड़ेंगे। अच्छा, लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मसला जो है, ये फिर ये नताइज पर तो असरअंदाज होने नहीं जा रहा। ये इलेक्शन से पहले ही रहेगा, या फिर जो भी नताइज आएंगे उसको इससे कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी कि देखें हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिली, हम तो बता रहे थे 3 महीने से, हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा था। देखिए, ये एक तो हमारा जेन्युइन मसला है कि हमारे साथ जो है वो सिर्फ एक ही पार्टी जिसको दहशतगर्दी का शिकार किया गया
किया गया है या बनाया गया है, और जिसके लोग जो है वो शहीद भी हो रहे हैं, और अब तक आपके सामने कितने लोग शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा किसी और पार्टी को शायद ये इशू नहीं है। मुझे नहीं समझ आता कि इसकी वजह क्या है, कि अगर टारगेट किया जा रहा है तो JUI के लोगों को क्यों किया जा रहा है, और सिर्फ उनको अगर फर्ज कर लीजिए कि कोई दहशतगर्दी है तो दहशतगर्दी में सिर्फ JUI जो है वो उनका निशाना है या कोई और पार्टियां भी हैं। तो ये एक तो हमारे साथ ये मसला है, मगर इसके अलावा भी लेवल प्लेइंग फील्ड का दूसरी पार्टियों के साथ भी प्रॉब्लम वो भी क्लेम कर रही हैं। तो ये ना हो कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ये इसके बाद जो है इलेक्शन के बाद ये कोई मसला बन जाए, और ये फिर जो है ना वो मामला को डिस्टर्ब करने की, अगर फर्ज कर लीजिए कि इलेक्शन फेयर और फ्री नहीं होते और इस तरह से अगर काम न करने दिया जाए, इवन हम अपने हलकों में नहीं जा सकते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, और साथ ये खौफ रहता है कि कहीं ना कहीं कोई मसला क्रिएट हो जाएगा, या साथ ही हमें जो है ना वो लेटर जो है वो पीछे से थमा दिया जाता है थ्रेट अलर्ट का, तो फिर उसके बाद जो है वो यकीनन हम भी इंसान हैं और इस बात पे मोहतात हो जाते हैं, वो ओपन ज्यादा नहीं हो पाते। तो ये खुदा न खास्ता कल फिर इसके बाद जो है वो ये मसला ना बन जाए कि जी किसी का हाथ बंधा हुआ था और किसी का हाथ खुला था। वो हाथ बांधने के मुख्तलिफ तरीके हैं। हमारा हाथ इस तरह से शहीद करके बांधा गया, किसी का और का हाथ किसी और तरह से बांधा जाए, कि तीसरे का हाथ किसी और तरह से। तो ये जो इलेक्शन करवाने वाली कुव्वतें हैं उनको ये सोचना चाहिए कि ठीक है कामरान साहब, आपके यानी जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो आप इसको लेवल प्लेइंग फील्ड से कनेक्ट कर रहे हैं। जो बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के लिए, तो फिर इसका नतीजा खराब होगा। कामरान साहब, आपके तो ज़ाहिर है जो बड़े जेन्युइन सिक्योरिटी इश्यूज हैं, जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के उनका इल्ज़ाम ये है कि मुस्लिम लीग नून को फैसिलिटेट किया जा रहा है, मियाँ साहब को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये वाले तहफ़्फ़ुज़ात आपकी जमात को हैं, ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा है या ये सिर्फ पीपल्स पार्टी ही देख पा रही है? देखिए, मैं पेशे के लिहाज से वकील हूँ और मेरी बात जो है वो एविडेंस बेस होनी चाहिए। मैं ये किसी के ऊपर ये इस वक्त ये इल्ज़ाम लगाने की पोजीशन में नहीं हूँ कि किसको लाना चाह रहे हैं या किसको नहीं लाना चाह रहे, मगर कम से कम इस बात की एविडेंस है कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उसके नतीजे में जो हमारे लोग मर रहे हैं, तो इसका नतीजा जो है वो यही निकलता है कि आप जो है ना वो मूव ना करें। इसके ये शहादतें तो एक तरफ हैं, आप पेशावर मौलाना गए, मौलाना के साथ ही जो है ना वो थ्रेट अलर्ट जारी हो गई कि जी यहाँ पे थ्रेट अलर्ट है और आप मूव ना करें। मौलाना कोयटा आए तो भी इसी तरह से था। बाकी मामला जो है वो तो चल रहे हैं, मगर ये इस तरह से मूवमेंट और उसमें मौलाना के बहुत सारे प्रोग्रामों को कर्टेल कर दिया गया। मुझे ज़ाती तौर पर इल्म है कि इंटीरियर मिनिस्टर जो है खुद मौलाना साहब के पास गए जब कोयटा वो आ रहे थे कि जी आप जो है ना अपने या तो न जाएं या फिर कर्टेल करें सारा कुछ। तो अगर इस तरह से बात होगी तो फिर ये इलेक्शन का माहौल तो नहीं बन रहा, हमें तो काम करने नहीं दिया जा रहा है इस वक्त। ठीक है, तो राना हसन साहब, ज़ाहिर कामरान साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनकी जमात के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो बड़े जेन्युइन हैं। अब ये क्या ये सिर्फ एक ये इत्तेफाक है कि आपकी जमात और जो आपके इत्तेहादी जो आपके साथ इत्तेहाद बना रहे हैं उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड का कोई इशू नहीं है, वरना बाकी तमाम सियासी जमातें, आप अभी कामरान साहब की गुफ्तगू सुन लें, पीपल्स पार्टी तो हमें डे 1 से बता रही है, बल्कि टर्म ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाली टर्म ही शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर आई है इस पूरे सियासी माहौल में। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी जो इस वक्त सिचुएशन है वो भी यही कह रहे हैं कि हमें तो फील्ड ही नहीं मिल रही, लेवल प्लेइंग फील्ड की तो दूर की बात है। तो ये सिर्फ आप और आपके इत्तेहादियों को इस वक्त ये शिकवा नहीं है, बाकी तमाम ही सियासी जमातों को ये शिकायत है? नहीं, देखें, जो JUIF बात कर रही है वो दुरुस्त बात कर रही है। किसी के ऊपर भी आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और आपके ऊपर अगर लाइफ थ्रेट हो और ख़तरा हो कि कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है, तो ये वो माहौल नहीं है जिसके अंदर आप आज़ाद तरीके से कैंपेन कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये फ़र्ज़ केयर टेकर हुकूमत का है कि वो सिक्योरिटी को इंश्योर करे और जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं कि वो इन मामलात को देखें। और अगर एक जमात के ऊपर ये फोकस है थ्रेट और बाकियों पे नहीं है, तो ये भी बिल्कुल ताजुब की और हैरानी की बात है और इसको इनको सेटिस्फाई करना चाहिए ECP को भी और उसके साथ केयर टेकर निज़ाम को भी। जहाँ तक देखें पीपल्स पार्टी की बात है, मैं समझता हूँ वो इल्ज़ाम दफन हो गया लेवल प्लेइंग फील्ड का। जो 4P है जिसने टिकट जो है वो देने, उसने बड़े क्लियर तरीके से बताया है कि उनको पूरा यकीन है कि पाकिस्तान फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहा है और उनको इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। और ये वही 4P है जिसने टिकट देने और इस 4P ने जो लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्जाम लगाते थे, जो कहते थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उस 3P को कहा है
कि उनके पास वो ठीक है, जो है राना साहब ये गुफ्तगू हम जरा यहीं से शुरू करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जो 3P और 4 ये एक इख्तलाफ है या ये बात क्यों इंटेंशनली सामने लाई गई है, या फिर ये ज़ाहिर है कि जरदारी साहब जब गुफ्तगू करते हैं बड़ी कैलकुलेटेड बात करते हैं, तो इस पर वापस आते हैं। जो दीगर पैनलिस्ट हैं उनसे भी इस पर राय लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले राना साहब आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपना नुक्ता भी आप मुकम्मल कीजिएगा। और ये जो 4P और 3P वाली इस वक्त बात हुई है, आप क्या समझते हैं, ये क्या माहौल को देखते हुए इंटेंशनली की गई है? चूँकि बड़ी कैलकुलेटेड गुफ्तगू और उसके बाद फिर बिलावल साहब के जो इल्ज़ामात थे वो उनकी जो एक शिद्दत थी वो काफ़ी हद तक फिर कम हो गई है। देखिए बिल्कुल 4P ने ये भी कहा कि पंजाब के जो सीएम हैं, जो लोग कहते हैं कि वो न्यूट्रल नहीं है, उनको कुछ नहीं पता। और उन्होंने ये भी कहा कि उनको जब कोई शिकायत मिलती है तो वो न्यूट्रल तरीके से रिजॉल्व हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो बयानिया पीपल्स पार्टी बिलावल साहब बना रहे थे, उनको एक बड़ा सख्त और जवाब जो है उनके वालिद साहब से ही मिल गया। और उसके बाद अब ये इस प्रोपेगेंडा को आगे ले जाने की कोई तुक नहीं बनती। बाकी अच्छी बात है वो बलूचिस्तान जा रहे हैं, यही स्पिरिट होनी चाहिए। अब हम कहना शुरू कर दें कि वो किसी के इशारे पे जा रहे हैं या वो क्यों जा रहे हैं और ये क्या हो रहा है, तो ये एक बड़ा वीक नैरेटिव उन्होंने लिया। तो बाकी देखें, हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, ना हम किसी का दरवाज़ा खटखटाने गए, ना हमें किसी की मावनत की ज़रूरत है, ना हमें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है। हम समझते हैं कि ये फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होना लाजिम है ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क के अंदर आए और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। लेकिन जब हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो पीटीआई को मैं समझता हूं कि वो अपने अमाल की वजह से आज इन हालात में हैं जिनमें वो घिरी हुई है। उनके पास ऑप्शन मौजूद थी कि वो जमहूरी रास्ता अख्तियार करते, नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन करते, केपी पंजाब की हुकूमत चलाते, उनकी सियासत कहीं और होती। आज वो जहां बैठे वो अपने अमाल की वजह से। ठीक है, चलें राना एहसान साहब, बहुत शुक्रिया सर, चूंकि आपसे कमिटमेंट 8:30 बजे तक की थी, आपने इजाफी वक्त दिया, आपके बेहद मशकूर हैं। पराचा साहब, जरा गुफ्तगू को अब हम यहीं से आगे बढ़ाते हैं कि ये इस वक्त जरदारी साहब ने जिस तरह से आकर गुफ्तगू की, तो उससे तो की जो पूरी एक कैंपेन चल रही थी, जो वर्कर्स कन्वेंशन में जा रहे थे, लोगों से खिताब कर रहे थे, तो वो तो एक आपको नहीं लगता कि वो तो धड़ाम से ही गिर गई? अब बिलावल भुट्टो जरदारी अगर जरदारी साहब की नज़र में अभी तक प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट ही नहीं है, तो वो किस बुनियाद पर दूसरे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल होने की दावत देंगे या मुख्तलिफ सूबों में जाकर वो अपनी कैंपेन रन करेंगे, अगर उनके पास वो अथॉरिटी है, वो मैंडेट ही नहीं है? नहीं, मैं ये कैसे समझ लूं कि उनकी कैंपेन धड़ाम से गिर गई है, क्योंकि कल अभी टुमारो यानी वो क्वेटा जा रहे हैं, क्वेटा में वो जलसा करेंगे। एक चीज समझने की कोशिश है, अभी सेनेटर साहब कामरान मुर्तज़ा साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वो इसी तरफ तो इशारा कर रहे थे कि ये इलेक्शन कैंपेन है। इस इलेक्शन कैंपेन में या कोई भी इलेक्शन कैंपेन है, उसमें बहुत सारी बातें होती हैं, उसमें बहुत सारे पोल खोले जाते हैं, उसमें बहुत सारे नारे लगाए जाते हैं। और ये दुरुस्त है कि अभी तो इलेक्शन कैंपेन शुरू ही नहीं हुई, अभी तो शेड्यूल ही नहीं आया, अभी शेड्यूल आएगा। अभी तो जिन लोगों को अपनी अपनी पार्टी के अंदर से टिकट्स नहीं मिलेंगे, मोर ऑन PMLN, तो क्या वो खामोश बैठे रहेंगे या वो इंडिपेंडेंट जाकर अपने पेपर सबमिट करेंगे और फिर वो क्या बातें करेंगे? तो लिहाजा अभी तो भाई पार्टी शुरू ही नहीं हुई, अभी तो इब्तिदा ही नहीं हुई। इलेक्शन कैंपेन में बहुत 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 चीजें हुआ करती हैं। 2013 की मैं आपको एग्जांपल देता हूं सिक्योरिटी के हवाले से। आपके सामने पीपल्स पार्टी, आपके सामने ANP, आपके सामने MKM को तो थ्रेट किया गया था कि आप अगर जलसे करेंगे तो हम फिर आपको नहीं छोड़ेंगे। आपको याद नहीं, बशीर बिलौर साहब शहीद हो गए और बहुत सारे, खास तौर पर ANP ने कितनी लाशें उठाई। और ये सही तवज्जो दिला रहे हैं सेनेटर साहब के सिक्योरिटी का जो मामला है इसको ज्यादा सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो कल ही परसों की बात है, बन्नू में आपके सामने खुदकुश आ गया, वो था भी अफगानी, और आज पाकिस्तान ने उस पर एहतजाज भी किया अफगान नादिमुल अमूर को बुलाकर। तो ये जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ेगी, उस कैंपेन में अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, और मैं भी देखना चाहता हूं कि कल जब बिलावल तकरीर करेंगे, ये दुबई वाले फैमिली फंक्शन के बाद जिसको
पीपल्स पार्टी ने फैमिली रीयूनियन का नाम दिया, तो बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कहते हैं? क्या वो कहते हैं कि बिल्कुल हाँ सही इलेक्शन का माहौल है, साजगार माहौल है, या फिर इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो शिकायत करते हैं, और अगर वो शिकायत करते हैं तो नॉट नेसेसरली कि वो डिफाइंस होगी साबिक सदर आसिफ जरदारी से, बल्कि एक पर्सपेक्टिव है वो। मसलन मियाँ साहब की मैं आपको पैरेलल एग्जांपल दूं। मियाँ नवाज शरीफ लंदन से चले थे, उन्होंने 5 बंदों का एहतसाब करने की बात की। बिल्कुल। फिर वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने कहा कि देखें मेरी 40 साल सियासत का निचोड़ है कि मुत्तहद होकर मुल्क की तरक्की के लिए काम किया जाए। अब मियाँ साहब ने सियालकोट में बैठकर फिर बात की कि पता नहीं चलता, सुबह में वजीर आजम था, शाम को हाईजैकर बन गया था। फिर 5 उन्होंने जजेस की बात की। तो ये इलेक्शन में जैसे जैसे आपके सामने ऑडियंस होता है, आपके सामने आपका अब जो क्राउड है, क्राउड जैसे चांट करता है, तो बहुत सारी बातें हुआ करती हैं। इलेक्शन कैंपेन को हमें इलेक्शन कैंपेन ही समझना चाहिए, इसको नॉर्मल। लेकिन शौकत साहब, ये अगर 2 तरह के बयानिए सामने आएंगे, अगर एक तरफ से कहा जाएगा हम इलेक्शन कमीशन से मुतमईन है, और दूसरी तरफ से कहा जाएगा कि नहीं हमें तो इलेक्शन कमीशन से बहुत शिकायत है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो आपको नहीं लगता कि एक आम कारकुन या कोई एक आम जो आवाम में से कोई एक बंदा है, वो कोई वोटर है या सपोर्टर है, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो फिर वो बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानी को तस्लीम करे या फिर वो जरदारी साहब के बयानी से मुतालिक सोचे? वो क्या सोचेगा फिर? बयानिया तो जो पार्टी के स्टेज से आ रहा है वही है ना। अलबत्ता बिलावल कहें कि ये जो कुछ हो रहा है ये इतना गलत है कि मैं इलेक्शन का बाइकआउट करता हूँ, पीपल्स पार्टी बाइकआउट करती है, फिर तो मैं कहूँगा कि हाँ कोई बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। 85 के नॉन पार्टी इलेक्शन का बाइकआउट करके पीपल्स पार्टी ने जो सबक सीखा था, जो नुकसान उठाया था, वो उसके बाद 90 का इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा कि फला फला बंदा मुलव्वस था रिगिंग करने में, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन उस 1990 के इलेक्शन का भी बेनजीर भुट्टो शहीद ने बाइकआउट नहीं किया। बहुत थोड़ी सीटें थी, यानी बहुत ही कम सीटें थी। वो रहीम खान से चले पराजा साहब, कल बिलावल साहब क्या कहेंगे? क्या वो कोई कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट देंगे जो जरदारी साहब की सोच से मुताबिकत नहीं रखता होगा, या वो इख्तिलाफ करेंगे, या फिर वो आकर ये कहेंगे कि जी हाँ इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से मैं भी मुतमईन हूँ? शाजी अमरी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद। शाजी साहब, कल जब बिलावल साहब कोयटा के अवाम में जाएंगे, ये जरदारी साहब के इंटरव्यू के बाद उनका पहला इंटरेक्शन होगा पब्लिक से, तो वो जो गुफ्तगू जरदारी साहब ने की उसी के मुताबिक बिलावल साहब अपने बयानी को आगे बढ़ाएंगे? बहुत शुक्रिया जी। मैं एक बात तो आप तमाम यहाँ पे मौजूद लोगों पर, आपके तवज्जुह से आपके प्रोग्राम को देखने वालों को भी बता दूं कि जरदारी साहब और बिलावल साहब के मौक़िफ़ में कोई डिफरेंस नहीं है। उनका जो इंटरव्यू था उसमें जरदारी साहब ने बहुत अहम बातें की हैं। उन्होंने इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश रखने वाली जमात को भी समझाया है कि पार्लियामेंट के अंदर 172 सीट का होना ज़रूरी है अगर जिस किस्म की कुर्सी या इक़्तिदार की वो ख्वाहिश रखते हैं उसके लिए। और मौजूदा हालात में पाकिस्तान के मसाइल इतने पेचीदा हो चुके हैं कि बड़ा मुश्किल होगा किसी भी जमात के लिए इस तरह की अक्सरियत हासिल करना। तो लिहाजा इस तरह के सुनहरी ख्वाब और इस तरह की ख्वाहिशात जो हैं वो प्रैक्टिकल ग्राउंड को मद्देनजर रखकर की जानी चाहिए। तो एक बात तो बड़ी अहम थी। उन्होंने और दीगर भी पीपल्स पार्टी के अचीवमेंट के हवाले से बहुत कुछ कहा है। थरकोल में जो पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के लिए अचीव किया है, सीपैक में जो हमारा रोल रहा है, और अब क्वेटा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 56 फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। ये 56 फाउंडेशन डे नहीं है सिर्फ, ये 55-56 साल उस स्ट्रगल के, उस कुर्बानी के, उस तकलीफ के हैं जो जमहूरियत के हुसूल के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स और कारकुनान ने देखी। तो मैं समझती हूँ कि बड़ा अहम दिन और बहुत अहम मौका, और इस अहम दिन और अहम मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप यकीनन आगे का लाएमल भी देगी, और जो हमारी पार्टी की कुर्बानियाँ इस मुल्क में जमहूरियत को परवान चढ़ाने, उसे मजबूत करने के हवाले से उसे भी याद किया जाएगा। साथ ही साथ हमें खुशी होगी कि दीगर जमातें भी जमहूरियत के इस बीज के नतीजे में जो हमने एक बहुत तनावर पेड़ जिसको हम बार बार खाद देते हैं, पानी देते हैं, मजबूत करने की कोशिश करते हैं, उसमें अपना हिस्सा डालेंगे।
ठीक, तो अब शाजी साहब ये ज़ाहिर जरदारी साहब ने जो इस वक्त गुफ्तगू की वो इलेक्शन कमीशन पर भी एतमाद का इजहार कर रहे हैं और बिलावल साहब तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो ये फिर ये इसको बहुत सारे लोग, ये बहुत सारी दूसरी दीगर सियासी जमातें जो आपके हरीफ हैं, वो तो इसको गुड कॉप बैड कॉप वाली पॉलिसी से वो तो ये कह रहे हैं कि ये इंटेंशनली ये किया गया है, ये अटेंशन गेन करने के लिए किया गया है। तो शायद पीपल्स पार्टी के जो कन्वेंशन से उनको वो पजीराई नहीं मिल रही थी आवाम में। तो ये इसका मकसद क्या था फिर इतनी कैलकुलेटेड गुफ्तगू करना, इतनी मायने खेज बातें करने का? देखिए, मैं शायद पे तो बात नहीं करूंगी। जो चीज़ मैंने देखी है, जिस तरह की रिस्पांस मैंने खैबर पख्तूनख्वा में देखी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जहाँ तशरीफ ले गए और एक हफ्ते का तकरीबन उनका दौरा था और वो जहाँ जहाँ गए वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया, जलसे थे, वर्कर्स थे, पार्टी के वेल विशर्स थे, चाहने वाले थे और कई लोग जो पार्टी की तरफ देख रहे हैं, उम्मीद बिलावल साहब की लीडरशिप से उनको नजर आ रही है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग थे। मैं समझती हूँ कि उस ओवरवेलमिंग रिस्पांस के बाद जो कुछ मीडिया ने दिखाया है, उसके बाद तो कोई दो राय रही नहीं ना कि जी इसमें ऐसा नहीं हुआ या रिस्पांस नहीं मिला। तो ये सिर्फ मैं तो चले कारकुन उस जमात की जिसके हवाले से आपने बात किया है, आम जो लोग देख रहे हैं उन्होंने भी देखा कितना ओवरवेलमिंग रिस्पांस था। जहां तक आपने बात की है कि जरदारी साहब कुछ कह रहे, देखिए जरदारी साहब भी वही कह रहे हैं। मैं एक बार फिर इस बात को अपने तरीके से समझाने की कोशिश जरूर करूंगी कि जरदारी साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर उम्मीद और यकीन का इजहार इस सेंस में किया है कि वो वाहिद इदारा आइन में जिसका रोल पाकिस्तान के अंदर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के हवाले से बड़ा वाजे है, तो भाई उसी से उम्मीद लगाएंगे ना। अब वो उम्मीद किसी और इदारे से उस काम की क्यों लगाएंगे जो किसी का और का जिम्मा नहीं है। तो इसका मतलब शाहिद साहब है कि उम्मीद इसलिए लगा रहे हैं कि अभी शिकायत हैं, जरदारी साहब को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने की शिकायत कब नहीं होती। जरदारी साहब को आप मुझे बताइए 2013 के इलेक्शन के बाद क्या जरदारी साहब ने खुद नहीं कहा आरओ इलेक्शन था? फिर 2018 के इलेक्शन के बाद क्या पीपल्स पार्टी ने नहीं कहा आरटीएस इलेक्शन था? और दोनों मरतबा अपनी रिजर्वेशन का इजहार करने के बाद हमने बड़ी हैवी हार्ट से, बड़े भारी दिल से नताइज को कबूल किया। क्यों? पार्लियामेंट के लिए, क्यों? जमहूरियत के लिए। ये हमारी रिवायत जरूर है कि हम तोड़ फोड़ नहीं करते, हम किसी की उंगली का इंतजार नहीं करते, किसी के इशारे का इंतजार नहीं करते, हम किसी जगह इसलिए हमला नहीं करते कि हमें पीछे से किसी ने कहा है कि माहौल खराब करो। ये चीजें हम नहीं करते। शाजी साहब जो गुफ्तगू आपने की, इससे पहले मैं कामरान साहब की तरफ जाऊं, एक आखिरी सवाल आपसे कि 2024 के इलेक्शन के बाद अगर आप हुकूमत साजी के काबिल होते हैं, हुकूमत में आते हैं, तो प्राइम मिनिस्टरशिप का कैंडिडेट कौन होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टरशिप का कैंडिडेट हमारे लिए तो हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। ये हमारी ख्वाहिश है, ये हमारी स्ट्रगल है, ये हमारी कोशिश है, हमारी दुआ है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान के वजीर आजम बने। सही, चलें शाजिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी। अब कामरान साहब, ये गुफ्तगू इस वक्त जो हमने शाजिया साहबा की सुनी है, तो वो बज़ाहिर तो एक बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है दोनों की गुफ्तगू में, जरदारी साहब की और बिलावल साहब की बयानिए में भी। लेकिन जाहिर है कि पार्टी ये कह रही है कि शायद कहने का और चीज़ें सामने लाने का अंदाज़ मुख्तलिफ है, सोच दोनों की तकरीबन एक ही है। उन्होंने खुद ही कह दिया ना जी। बात ये है कि ये जो घर के इख्लाफात हैं वो कम से कम लोगों के हवाले से तो उसको वो ना करें ना। आप अगर कोई हक अपना तस्लीम करते हैं, अगर आपका पॉलिटिक्स का हक है एज ए पर्सन, तो ये हक किसी और का भी है, भले उसका एज ग्रुप कोई भी हो। अगर आपके घर में कोई अगर एज ग्रुप का कोई प्रॉब्लम है या घर में कोई इश्यूज हैं इस तरह के कि जिसमें एक एज ग्रुप एज के कोई शख्स जो है वो दूसरी एज के शख्स को जो है इकोमोडेट नहीं कर रही या उनकी एज के हवाले से इख्तलाफात है, तो वो घर में बैठ के तय कर लें। मगर बीइंग ए डेमोक्रेट जो है ना, ये कहना कि फलां एज ग्रुप के लोग जो है वो पॉलिटिक्स छोड़ दें, ये मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेट होने की तौहीन है। ये बहुत बुरी बात है किसी ग्रुप को ये कहना। ठीक है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी नौजवानों पे मुश्तमिल है, मगर बिलावल भी कोई नौजवान नहीं है, 37 साल के। वैसे तो अगर नौजवानी अगर आप कहें कि नौजवानी तो नौजवान, तो फिर मैं भी अपने आप को कह लूंगा कि मैं भी नौजवान हूँ। अगर 37 साल के शख्स जवान तो उसको कहा जा सकता है, नौजवान नहीं कहा जा सकता। और नबी ने हमारे 40 साल में उनको नबूवत मिली है, 63 साल तक वो उन्होंने तमाम के तमाम जो है ना वो मामलात निपटाए हैं। वो सिपहसालार का किरदार भी अदा किया है, हाकिम का किरदार भी अदा किया है, मौलम का किरदार भी अदा किया है, खानदान भी निभाया है, फैमिली भी चलाई है, लोगों के साथ भी जो है ना वो मामला तय किए।
तो ये सारा कुछ जो है वो जब अगर हमने कुछ ड्राइव करना है तो नबी से ड्राइव करना है ना, हम बतौर मुसलमान। बेशक, तो ये वो कहें कि जी नहीं, वो जो इस एज ग्रुप से, मेरी एज ग्रुप से आगे निकल गए, वो स्क्रैप कर दें, और फिर जब आप खुद उससे आगे आ जाए तो फिर ये कहें कि जी नहीं अब तो मुझे अकल आ गई है, तो ये कोई ऐसी मुनासिब बात नहीं। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा साहब, शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो SIFC के थ्रू बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है, पाकिस्तान की मईशत पर इसके कितने मुस्बत असरात मुरतब होंगे, एक ब्रेक के बाद इस पर तफसील से बात करेंगे। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और पाकिस्तान की मईशत में इस वक्त बड़ी अच्छी खबरें सामने आ रही हैं और अभी पाकिस्तान और UAE के दरमियान जो मुआहदा हुआ है इसके बाद 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी आनी है और ये मुआहदा करके इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म अब कुवैत के लिए रवाना हो चुके हैं और मज़ीद 2-3 ममालिक से SIFC के प्लेटफॉर्म के थ्रू ये सरमायाकारी पाकिस्तान आनी है, जो कि जिसका मजमूई हजम तकरीबन 100 अरब डॉलर्स के करीब बनता है। जब इतनी बड़ी सरमायाकारी आने वाले चंद हफ्तों में और महीनों में पाकिस्तान में आएगी तो पाकिस्तान की मईशत जो कि इस वक्त बड़ी क्रंच सिचुएशन में वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रही है, तो मजीद बेहतरी की कितनी इसमें गुंजाइश है और कितना पाकिस्तान के माशी अशारियों के लिए ये बेहतर होगा और इसके असरात एक आम आदमी तक पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये इस वक्त जो मुआहदा हुआ UAE से, सबसे पहले तो बताइएगा कि इसके क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पाकिस्तान की इकोनॉमी पर क्रिएट होंगे और फिर जो आगे अभी मजीद सरमायाकारी आनी है, जैसे जैसे वो आती रहेगी और पाकिस्तानी मईशत का ये हजम बढ़ता रहेगा तो कितनी बेहतरी आएगी आने वाले दिनों में? देखें, ये अच्छी डेवलपमेंट है कि जिसमें जो है यादाश्त को साइन किया गया है। देखना ये कि इसको मटेरियलाइज जो है कैसे किया जाता है, नई गवर्नमेंट आती है वो कैसे फॉलो अप करती है और एक कलेक्टिव एफर्ट होती है और ये कंटिन्यू होती है और फिर उसी के साथ जो है कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट पहले आनी चाहिए। मेरी नज़र में एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत पोटेंशियल रखता है और दोनों तरफ की नीड्स भी हैं, यानी कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज खासकर ये UAE, सऊदी अरेबिया, इनकी नीड्स हैं फूड सिक्योरिटी से को लेकर, और पाकिस्तान एग्रीकल्चर पोटेंशियल जो है वो इतना है कि पूरे रीजन की नीड्स पूरी कर सकता है अगर सही से इसे एक्सप्लॉइट किया जाए। और इसके साथ साथ एनर्जी के बहुत बड़ा है, जहाँ पे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का की एक्सपर्टीज है, जहाँ पे उनका एक स्ट्रेंथ है, वो हम देख सकते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट हो सकती है पाकिस्तान के लिए, बेहतरी के लिए। क्योंकि एनर्जी जो है बड़ा क्रिटिकल एरिया है किसी भी कंट्री के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए। फिर साथ साथ जो है लॉजिस्टिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे काम किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि जो बेसिक्स हैं, तालीम है, सेहत है, वो तो हुकूमतों ने खुद देनी है, उसकी प्लानिंग खुद करनी है। सिक्योरिटी हो, पुलिसिंग हो, जो भी बेसिक आपके जो है वो फंडामेंटल्स हैं और उसमें बच्चों की तालीम है, बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, इनके लिए हमें बहुत काम करना है। तो बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट को सही से यूटिलाइज करके हम अपने मुल्क के लिए बेहतरी ला सकते हैं। और खुर्रम साहब, पहली बार ये देख रहे हैं कि माइंस एंड मिनरल्स पर जो कि ज़ाहिर है जिनकी जो मालियत है वो अरबों डॉलर्स में होती है, पहली बार उस पर तवज्जो दी जा रही है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का सोचा जा रहा है, उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। तो हमारी माजी की हुकूमतें इसको नज़रअंदाज करती रही हैं। अब इस मौजूदा दौर में ये स्टेप्स SIFC के कितने फ्रूटफुल साबित होंगे आने वाले दिनों में? देखिए, वही बात है कि पोटेंशियल तो अपनी जगह है और मिनरल्स की जहाँ बात है तो उसमें तो बेतहाशा पोटेंशियल है पाकिस्तान का, चाहे कॉपर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे और दूसरे जो है धाते हों। और दुनिया भर में इस वक्त कॉपर की जो है बहुत डिमांड है और आगे कॉपर की वजह से जो डिजिटल इकोनॉमी है पूरी दुनिया जिस पर चल रही है, वो बेसिकली उसका बेहतरीन कंडक्टर जो है वो कॉपर होता है सबसे बेस्ट, और वो हमारे पास मौजूद है। मुझे देखना ये होगा कि हम उसको वैल्यू कैसे करते हैं, किस तरह से इन्वेस्टर के लिए भी वैल्यू क्रिएट करते हैं। ये एक चैलेंज होगा, डेफिनेटली जब प्रोफेशनल बेच के जाता है तो फिर जो पावर किया जाता है तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट निकलते हैं। तो मेरे ख्याल में पोटेंशियल अपनी जगह है, कैसे उसको हमने करना है ये हमें जानना होगा और चली तैयारी। और खुर्रम साहब, आने वाली जो भी इकनॉमिक टीम होगी इलेक्शन के बाद, ज़ाहिर है जिस जमात की भी गवर्नमेंट आती है वो अपनी इकनॉमिक टीम लेकर आती है, तो अब ये और आम तौर पर वो टीम फिर वो पॉलिटिकल इकनॉमिक टीम होती है, तो वो हमें एक
कम से कम ये इकोनॉमी के शोबे को, फाइनेंस के शोबे को, क्या ये फिर हम टेक्नोक्रेट्स के हवाले हमें करना चाहिए, या फिर जो सियासी जमात है उसके अपने जो भी इकोनॉमिस्ट हों लाइक माइंडेड वो उन्हीं के साथ कंटिन्यू करे? तो ये जितने मुआहदे हमारे हो रहे हैं या जो पॉलिसी आगे इकोनॉमी की एक रिवाइव होनी है, तो ये कंटिन्यूशन के साथ फिर ये मामले चलते रहेंगे स्मूथली? यही चैलेंज रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिसी कंसिस्टेंसी, ये दो बड़ी चीजें हैं जिसको हमें बहुत मेहनत के इसे वो रिस्टोर करना है, तो इसके लिए स्टेबल रहे कंट्री। आज ये ना कह रहा हूँ कि इलेक्शन हुए और सब कुछ एक जो पॉलिसी कंसिस्टेंसी है वो बड़ी इम्पोर्टेंट जी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे। और अच्छा कदम है जो कि SIFC के थ्रू उठाया गया है, जिससे पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है। $100 अरब की सरमायाकारी आएगी तो पाकिस्तान के भी माशी एतबार से अच्छे दिन आएंगे और जल्द ही पाकिस्तान भी माशी तरक्की करता हुआ नजर आएगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।